नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स के डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम बात करेंगे एफडीआई और एफपीआई के बारे में। तो पहले इसको समझते हैं कि एफडीआई क्या होता है और एफपीआई क्या होता है। देखिए, इन्वेस्टमेंट जो है, ये दोनों टर्म जो है वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है और इनका जो संबंध है वो सीधे सीधे है जो भारत में इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब भारत क्या, किसी भी देश में जब इन्वेस्टमेंट होता है, निवेश होता है, जैसे पैसा किसी बिजनेस में लगाया जाता है, किसी प्रोजेक्ट में लगाया जाता है, तो उसको जो है निवेश बोला जाता है। और निवेश जो है वो दो तरह से होता है। एक तो या तो देश के जो उद्योगपति हैं या बैंक है या सरकार हैं उनके द्वारा निवेश किया जाता है, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि विदेशों से पैसा लाया जाता है और उनके द्वारा, जैसे विदेशी कंपनियां हैं उनके द्वारा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। तो उनको जो है इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट दो तरह का होता है, एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये दोनों में अंतर होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो दो तरीके से आता है। इसका जो प्रपोजल है वो दो तरीके से आता है। पहला ये होता है कि किसी व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए दिल्ली में इन्वेस्टमेंट करना है, एक प्लांट लगाना है, तो वो सीधे पैसा अगर सरकार के द्वारा उस क्षेत्र में विदेशी निवेश को स्वीकृति है, तो उनके द्वारा जो है निवेश को लगाया जा सकता है बिना सरकार की परमिशन की। उसमें आवश्यकता नहीं होती है, मतलब निवेश के लिए सरकार के परमिशन की आवश्यकता नहीं है। तो उसको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और एक होता है कि आपको सरकार से स्वीकृति लेनी पड़ती है, तो उसको ये जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ही आता है। लेकिन उसमें जैसे कुछ उद्योग होते हैं जिसमें निवेश करने से पहले आपको सरकार से स्वीकृति लेनी पड़ती है, तो उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ता है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये होता है कि जैसे मान लीजिए किसी से कंपनी का, कोई भारतीय कंपनी है और उसके शेयर को किसी फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा खरीदा जा रहा है, तो वो पोर्टफोलियो बनाया जाता है, यानी कि उनके द्वारा पैसा जो लगाया जाता है उस कंपनी के शेयर को खरीदने में लगाया जाता है, तो वो आपको एफपीआई होता है। तो इसमें क्या है कि सरकार ने इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि 10% तक ही फॉर एफपीआई जो है वो किया जा सकता है। उसके बाद अगर अगर आप 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपका जो अमाउंट है वो डायरेक्ट एफडीआई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हाल ही में आरबीआई और सेबी सेबी जो है वो भारत में मनी को रेगुलेट करता है, और आरबीआई जो है भारत में, सॉरी, सेबी जो है वो भारत में कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, यानी कि जो भी निवेश आता है, जैसे भारत में जो भी शेयर मार्केट में जितना भी रेगुलेशन पैसा इन्वेस्ट होता है उसको रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा। और आरबीआई जो है वो भारत में पैसे को रेगुलेट करता है कि पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, तो उसके द्वारा आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो इन्होंने एक फ्रेमवर्क इशू किया है फॉर रिक्लासिफिकेशन ऑफ एफपीआई टू एफटीआई। तो एफपीआई का इन्वेस्टमेंट जो है उसको कैसे एफडीआई में क्लासिफिकेशन किया जाएगा, उसके लिए इन्होंने एक फ्रेमवर्क तैयार किया है और उसको जारी किया है। इस फ्रेमवर्क के तहत क्या होगा कि जो भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होगा और जो 10% से ज़्यादा अगर किसी कंपनी में होल्ड किया जा रहा है, तो वो आपको जो है ट्रांसफ़र 10% से ज़्यादा अगर किया जा रहा है तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि अगर ये एक्सीड करता है 10% से ज़्यादा कैपिटल, तो वो आपको प्रीवियसली पहले क्या था कि ये दो तरीके से डिवाइड हो जाता था। एक तो डिवेस्टिंग हो जाता था, यानी कि या तो आपको बेचना पड़ता था और नहीं तो वो निलंबित हो जाता था। और दूसरा है सरप्लस शेयर। और दूसरा क्या कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में उसको रिक्लासीफाई किया जाता था। तो सरकार ने क्या किया है, वो आरबीआई और सेबी ने एक फ्रेमवर्क इशू किया है, उसमें बताया है कि इसको जो है रिक्लासीफाई किया जाएगा। इसका जो न्यू ऑपरेशनल फ्रेमवर्क है क्लासिफिकेशन ऑफ एफटीआई, उसमें कहा है द फैसिलिटी ऑफ क्लासिफिकेशन शैल नॉट बी परमिटेड इन सेक्टर्स प्रोहिबिटेड फॉर एफडीआई। मतलब जैसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रतिबंधित है, जैसे आपको गैम्बलिंग हो गया, चिट फंड हो गया, तो वहाँ जो है आपको जो एफपीआई है उसको एफडीआई में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। एफपीआई इन्वेस्टमेंट जो है वो सरकार का अप्रूवल उनको ज़रूरी होता है, स्पेशली लैंड बॉर्डरिंग कंट्री, जैसे कि नीड इंडियन इन्वेस्टी कंपनी कंकरेंस। जैसे मान लीजिए किसी के जैसे भारत से सटे देश है, जैसे चाइना का कोई इन्वेस्टर आया भारत में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसको जो है डायरेक्ट वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, किसी सब भारतीय कंपनी के शेयर को उसके द्वारा खरीदा जा सकता है, यानी कि उसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो भारत की होल्डिंग कंपनी होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट शुड बी अधेरेंस टू एंट्री रूट, सेक्टरल कैप्स, इन्वेस्टमेंट लिमिट, प्राइसिंग गाइडलाइन, अदर अटेंडेंट कंडीशन फॉर एफडीआई अंडर द रूल। तो जो रूल्स बनाए गए हैं उसके तहत ही इनका जो है इन्वेस्टमेंट होगा। एफपीआई रिक्लासिफिकेशन जो है वो आपको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, मोड ऑफ पेमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ नॉन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट रेगुलेशन 2019 के तहत इसका जो है रिक्लासिफिकेशन को गाइड किया जाएगा। ये एक रेगुलेशन गाइडलाइन है जिसी के तहत इसको रेगुलेट किया जाएगा। इसका जो महत्व क्या है, ये आपको ईजियर करेगा इन्वेस्टमेंट को, और इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको ईजिली इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा उनको एफपीआई टू ट्रांजिट टू मोर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, इन्हांस क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंटी आएगी इससे, और भारत के इन्वेस्टर मार्केट को बढ़ावा मिलेगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात अगर की जाए तो इसमें आपको इन्वेस्टर्स या तो किसी कंपनी के शेयर को एक्वायर करते हैं या किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं, ठीक है।
ये आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है और नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो होता है। एफडीआई अप्रूवल जो है वो दो तरह से होता है, एक ऑटोमेटिक रूट होता है और एक होता है गवर्नमेंट अप्रूवल। जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट अंडर द गवर्नमेंट रूट आर कंसिडर रिस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंटल अप्रूवल और नॉन रेजिडेंट इंडियन कंपनी डज नॉट रिक्वायर एनी अप्रूवल फ्रॉम द कंपनी। तो ये ऑटोमेटिक रूट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्लोबल कार्बन मार्केट के बारे में। ग्लोबल कार्बन मार्केट जो है उसको ग्रीन सिग्नल मिला है COP29 के पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 6 के तहत। ये स्टैंडर्ड्स जो हैं आपको सेंट्रलाइज कार्बन मार्केट बनाने के लिए मानक निर्धारित करेंगे, जो कि यूनाइटेड नेशन के अधीन होगा। ये स्टेप्स जो है कंक्लूजन ऑफ निगोशिएशंस अंडर आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। तो जो पेरिस एग्रीमेंट था उसके आर्टिकल 6 के तहत इसको कंक्लूड किया गया है। और आर्टिकल 6 जो पेरिस एग्रीमेंट का है उसमें कहा गया है कि इनके द्वारा प्रिंसिपल प्रोवाइड्स प्रिंसिपल सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है, जिसके तहत कोई कंट्री परस्यू वॉलंटरी कोऑपरेशन टू रीच देयर क्लाइमेट टारगेट्स। तो कार्बन टारगेट को पहुंचने के लिए किसी देश के द्वारा किसी अन्य देश से कार्बन क्रेडिट को खरीदा जा सकता है और अपना कार्बन एक्सेस कार्बन जो है उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अलाउ कंट्री टू ट्रांसफर कार्बन क्रेडिट अर्न फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन हेल्पिंग अदर कंट्री मीट देयर क्लाइमेट टारगेट। जैसे मान लीजिए कि इसमें क्या है कि भारत को टारगेट दिया जाए कि इतना आपको 1000 मीट्रिक टन जो है ग्रीन हाउस एमिशन को कम करना है। तो भारत ने अगर 1000 कम कर दिया और जिसे नेपाल के द्वारा जो है वो ज़्यादा कर दिया गया, तो नेपाल क्या करेगा कि भारत से जो है कार्बन क्रेडिट खरीदेगा। और चूंकि भारत ने अपना टारगेट अचीव कर लिया है तो भारत के द्वारा जो है नेपाल को बेचा जा सकता है उसके एक्सेस को। तो ये कार्बन ट्रांसफर क्रेडिट होता है। इसका जो क्लॉज 6 है आर्टिकल 6.2 और 6.4, 6.2 में कहा गया है कि कंट्रीज कैन ट्रेड इमिशन रिडक्शन थ्रू बायलैटरल और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट। मल्टीलैटरल या बायलैटरल द्विपक्षीय समझौते के तहत वो खरीद बिक्री कर सकते हैं। ट्रेडेड क्रेडिट्स जो होंगे उनको कहा जाएगा ITMO यानी कि इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम्स, और ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट के रूप में होंगे। आर्टिकल 6.4 जो है पेरिस एग्रीमेंट crediting mechanism seeks to create a global carbon market overseen by a UN entity called Article 6.4 supervisory body. Credit under this are called A6.4 ER and can be brought by country, company और individual. करेंटली जो है एग्री स्टैंडर्ड्स जो है वो आपको सुपरवाइजरी बॉडी ऑफ आर्टिकल 6.2 के लास्ट मंथ में जो हुआ था उसमें लिया गया था। कार्बन मार्केट्स और कार्बन प्राइजिंग इंस्ट्रूमेंट कैसे होते हैं, ये आपको गवर्नमेंट और नॉन स्टेट एक्टर्स को क्या करता है, ग्रीन हाउस इमिशन क्रेडिट को ट्रांसफ़र करने की स्वीकृति देता है। कैन बी 2 टाइप्स, ये आपको एक तो कंप्लायंस मैकेनिज्म हो जाएगा जैसे इम्प्लीमेंटेड एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट, और दूसरा है वॉलंटरी मैकेनिज्म जैसे मैनेज बाय इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। भारत में क्या है कि दोनों तरह का फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता है। अचीव ट्रेड एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, वॉलंटरी जैसे मैकेनिज्म में क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को बढ़ावा दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं रशियन फेडरेशन के बारे में। इसका जो रसिया का जो कैपिटल है वो मॉस्को है। न्यूज़ ये है कि रसिया के पहले डिप्टी प्रधानमंत्री रसिया के पहले डिप्टी प्रधानमंत्री जो हैं वो भारत के दौरे पे आए थे। उनके द्वारा IRIGC यानी कि इंडिया रसिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन ट्रेड इकोनॉमिक साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल कल्चरल कोऑपरेशन के 25वें सेशन में भाग लिया गया। अगर रसिया की बात की जाए तो रसिया का जो लोकेशन है ईस्टर्न यूरोप और नॉर्दर्न एशिया में है। ये आपको लैंड के हिसाब से वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है, लैंड एरिया के हिसाब से यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से। इसके सटे जो है नॉर्वे है, फिनलैंड है, इस्टोनिया है, लातविया है, पोलैंड है। रसिया उसके अलावा बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, वेस्ट में है कजाकिस्तान, चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया साउथ में है। मैरीटाइम बॉर्डर की बात की जाए तो आर्कटिक ओशन नॉर्थ में है, पैसिफिक ओशन साउथ में है। माउंटेन की बात की जाए तो उरल माउंटेन यहाँ पे पाया जाता है, एल्ब्रस हाईएस्ट पीक यहाँ पे है। रिवर्स की बात की जाए तो नीपर, वोल्गो, ओटी। लेक की बात की जाए तो ओनेगा, बैकाल रिवर जो कि लार्जेस्ट फ्रेश लेक है वर्ल्ड में, बैकाल, वो रशिया में पाया जाता है। स्ट्रेट बेरिंग, अलास्का, और बॉर्डरिंग जो है बाल्टिक, कैस्पियन, ओखोस्टक, ब्लैक इत्यादि पाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं भारत के रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के बारे में। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी के द्वारा डाटा रिलीज किया गया है जो कि अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2024 के बीच के भारत के रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के ग्रोथ को बताता है। इसमें कहा गया है कि भारत का जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 24 गीगावाट यानी कि 13% से इंक्रीज हुआ है, और ये आपको 203.18 गीगावाट अक्टूबर 2024 में हुआ है। 203.18 गीगावाट टोटल नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी जो है इंक्रीज हुआ है 211.36 गीगावाट
जो कि पहले था 2023 में 186.46 गीगावाट, और अब वर्तमान में हो गया है 211.36 गीगावाट। सोलर कैपेसिटी की बात की जाए तो 2023 में 72.02 गीगावाट था, 2024 में 92.12 गीगावाट हो गया है। विंड कैपेसिटी की बात की जाए तो 2023 में जहां 44.29 गीगावाट था, 2024 में 47.72 गीगावाट हो गया है। लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी जो है वो आपको 46.93 गीगावाट और 8.18 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हो गया है। इसके बाद हम बात करते हैं CISF की। तो खबर ये है कि गृह मंत्रालय के द्वारा अप्रूवल दिया गया है फर्स्ट ऑल वुमेन बटालियन ऑफ फॉर CISF, मतलब CISF की पहली वुमेन बटालियन को बनाने का अप्रूवल मिला है। CISF जो है वो आर्म फोर्स है और इसका जो गठन है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968 के तहत किया गया था। CISF जो है ओनली फोर्स है, ये आपको कस्टमाइज और डेडिकेटेड फायर विंग होता है। इसमें मैंडेट टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू परमिसेस स्टाफ along with security of property and establishment, strategic establishment including Department of Space, Department of Atomic Energy, protected personals, classified, jet plus security। तो CISF जो है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, इनके द्वारा जो गवर्नमेंट के मोनूमेंट्स होते हैं या जो जैसे दिल्ली मेट्रो है तो वहाँ CISF आपको मिलेगा, तो उनके द्वारा इसकी देखभाल की जाती है। इसके बाद बात करते हैं सुभाषनी रिवर के बारे में। खबर ये है कि 2000 मेगावाट सुभाषनी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है उसको अप्रूवल मिला है और ये आपको अरुणाचल प्रदेश असम बॉर्डर में है। सुभाषनी रिवर की बात की जाए जिसको गोल्ड रिवर भी कहा जाता है, इसका ओरिजिन जो है ट्रांस हिमालयन रिवर से ये ओरिजिनेट होती है और वेस्टर्न पार्ट ऑफ माउंट पूरन से होते हुए तिब्बत हिमालय में ये जाती है। ये रिवर्स इंटर इंडिया थ्रू मीरी हिल्स अरुणाचल प्रदेश के थ्रू ये भारत में दाखिल होती है। ये राइट नॉर्दर्न बैंक इट इज़ द राइट नॉर्दर्न बैंक एंड द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो ये जो है सुभाषनी जो है वो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की और जॉइंट इट ए मजुली आइलैंड इन असम। ये जो है ब्रह्मपुत्र में मजुली आइलैंड के पास मिल जाती है। मजुली आइलैंड जो है वो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है एशिया का, याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आज के फैक्ट के बारे में। तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के द्वारा किसको रक्षा मंत्री चुना गया है, तो पीट हेगसेथ को रक्षा मंत्री चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2000 COP29 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये अजरबैजान के बाकू में आयोजित किया गया। याद रखिएगा COP29 जो है अजरबैजान के बाकू में आयोजित किया गया। विदेश सचिव जिन्हें सरकार ने सेवा विस्तार दिया है विक्रम मिस्री को जो है सेवा विस्तार दिया गया है। CISF के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल में पहली महिला बटालियन के निर्माण को मंजूरी दी है, तो हमने पढ़ा CISF को मंजूरी दी गई है। इसके बाद बात करते हैं भारत के किस शहर में रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया गया है, तो नई दिल्ली में। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, अरविंद सिंह साहनी को। हाल ही में विस्तारा एयरलाइंस का विलय हुआ है एयर इंडिया में। प्रधानमंत्री ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी, तो दरभंगा में। बिहार के अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने किससे विदेश मंत्री चुना है, तो मार्को रूबियो को। देखिए रक्षा मंत्री किसे चुना है, तो पीट हेगसेथ को, और विदेश मंत्री किसे चुना है, तो मार्को रूबियो को। हाल ही में भारत और किस देश के बीच गरुण शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया, तो इंडोनेशिया के बीच। तो ये थी आज की डिस्कशन, मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।